हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम उर्दू अनुवादक पार्ट 16 लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। इससे पहले मेरे 15 पार्ट्स हो चुके हैं। जो बच्चे उर्दू अनुवादक के परीक्षार्थी हैं वो ज़रूर इन वीडियोस को देख लें, काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं एक क्वेश्चन सीरीज़ उर्दू अनुवादक क्वेश्चन सीरीज़ वाइज एक क्वेश्चन चल रहा है जिसका कि आज 16 पार्ट्स है और इसमें आज हम 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे और बहुत सारे मफरदात को हम डिटेल से समझ लेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर पहली बार देख रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 1 में कहा जा रहा है कि तकल्लुम का माना क्या है। तकल्लुम का माना आपको बताना है। तो दोस्तों आप एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन लेके बैठिए। प्रैक्टिस के तौर पे आप क्वेश्चन नंबर डाल के उसके आंसर अपने कॉपी में टिक करते जाइए। उसके बाद मेरे आंसर को देखिए ताकि आपको पता भी चले कि आपके कितने आंसर सही हुए, और लास्ट में ज़रूर आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देखते हैं ऑप्शन ए में कह रहा है चोरी करना, 2 में बात करना, और 3 में खाना खाना, 4 में मजाक करना। तकल्लुम का माना क्या है? अगर आपको ऑप्शन पता है तो अपने कॉपी में टिक कर लीजिए। तकल्लुम का माना दोस्तों यहाँ पे है बात करना। क्या? बात करना। तो ये ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तकल्लुम का माना होता है बात करना और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? कम्युनिकेशन। COMM COMMUNICATION कम्युनिकेशन। COMMUNICATION कम्युनिकेशन या फिर कन्वर्जेशन भी इसको बोलते हैं। तो इसे भी आप मज़ीद जहन नशीन कर लीजिए कि तकल्लुम उर्दू में, हिंदी में बात करना और फिर इंग्लिश में कम्युनिकेशन या कन्वर्जेशन इसको बोला जाता है। तो एक लफ्ज़ से आपके हिंदी, उर्दू और इंग्लिश तीनों के मानी क्लियर हो गए। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? नम्रता पूर्वक का अंग्रेजी तर्जमा क्या होगा। एक शब्द हिंदी का है नम्रता पूर्वक, आपको इसकी इंग्लिश बताना है कि इंग्लिश में से क्या बोलते हैं। नम्रता पूर्वक का अंग्रेजी क्या होता है आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस इधर से देखते हैं लेफ्ट टू राइट। 1 में है पोलाइटली, 2 में है शेम, 3 में है गिल्टी, 4 में है सिन। तो अगर आपको पता है कि नम्रता पूर्वक का अंग्रेजी तर्जमा या लफ्ज़ क्या होता है तो आप बताइए। पोलाइटली, शेम, गिल्टी, सिन। अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप कॉपी में टिक कर लीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा नम्रता पूर्वक का पोलाइटली। क्या दोस्तों? पोलाइटली एकदम इसका फिट आंसर हो जाएगा। नम्रता पूर्वक का अंग्रेजी तर्जमा आपका हो जाएगा पोलाइटली, जिसको उर्दू में कहते हैं नर्म तरीक़े से या फिर बहुत ही संजीदगी से। क्या दोस्तों? संजीदगी के साथ, संजीदगी से इसको बोलते हैं उर्दू में। तो इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए। नम्रता पूर्वक, पोलाइटली, संजीदगी या फिर एकदम नरम होकर किसी से बात करना, बहुत ही अदब एहतराम के दायरे में बात करने को बोलते हैं नम्रता पूर्वक। सवाल नंबर 3 देखते हैं। तकरार का माना क्या है। तकरार का माना आपको बताना है कि तकरार का माना क्या होता है। ये उर्दू का लफ्ज़ है। तकरार के माना क्या होता है उर्दू ही में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 1 में है जुमला करना, 2 में है खुश करना, 3 में है चापलूसी करना, 4 में है बहस व मुबाहसा करना। तकरार का माना क्या है अगर आपको पता है तो अपने कॉपी में इसका आंसर आप टिक कर लीजिए। जुमला करना, खुश करना, चापलूसी करना, बहस व मुबाहसा करना। दोस्तों तकरार का यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा बहस व मुबाहसा करना। क्या दोस्तों? बहस व मुबाहसा करना इसका बिल्कुल फिट आंसर हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस्कशन। DISCUSSION डिस्कशन। तो आप ज़रूर इन अल्फाज को भी नोट करते चलिए ताकि आपके पास मुफरदात के ज़खायर हो जाए, इंसाइक्लोपीडिया वोकैबुलरी हो जाए, जो कि आपको वहाँ एग्ज़ाम में मदद करेगा एक ज़बान से दूसरे ज़बान में तर्जमा करने के लिए। क्योंकि वहाँ पे तर्जमा करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हिंदी में जो वर्ड्स हों उन्हें आपको हिंदी एज इट इज़ हिंदी रखना है। जितना अच्छा हिंदी का वर्ड आप डालेंगे उतना ही इफेक्टिव आपका ट्रांसलेशन होगा और एग्जामिनर काफ़ी इफेक्टिव होगा आपके उस तर्जमे से। तो इन बातों को आप जहन नशीन करके चलिए। तकरार का माना क्या होता है? बहस मुबाहसा करना, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डिस्कशन।
तो सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ स्केयर्ड इनटू उर्दू। एक लफ्ज़ है इंग्लिश का स्केयर्ड। क्या दोस्तों, स्केयर्ड, SCARED, स्केयर्ड ये आपका इंग्लिश का एक वर्ड है। इसका उर्दू में तर्जमा क्या होता है आपको ये बताना है। ये इंग्लिश में लिखने का मेरा मकसद ये था कि जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके तरीके, पैटर्न क्या होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक लफ्ज़ के बारे में आपसे पूछना है तो इस तरह के जुमले देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि वो सवाल आपका इंग्लिश में हो और उसके ऑप्शंस उर्दू में हो सकते हैं, हिंदी में हो सकते हैं, या फिर वो आपका सवाल उर्दू में हो, उसके ऑप्शंस इंग्लिश या हिंदी में देखने को मिल सकते हैं। उन्हीं पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये मेरा सीरीज़ चल रहा है, उसी बेस पे आप क्वेश्चंस को आगे देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो स्केयर्ड का माना क्या है, आपके ऑप्शंस ए में खौफज़दा, 2 में बीमार, 3 में इलाज, 4 में कारोबार। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर इसका अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो दोस्तों स्केयर्ड का उर्दू तर्जुमा होता है खौफज़दा। क्या दोस्तों, खौफज़दा। ये खौफज़दा आपका हो जाएगा इसका उर्दू तर्जुमा। और इसको हिंदी में बोलते हैं भयभीत। क्या दोस्तों, भयभीत, भयभीत, इसको हिंदी में बोलते हैं भयभीत। तो यहाँ से हमारे उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों मुफरदात वाज़े हो गए। तो इसे आप ज़हन नशीन कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि 10 या 20 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपके 50+ वर्ड्स आपके क्लियर हो जाते हैं। और अगर आप डेली 50+ वर्ड से याद कर रहे हैं तो 1.5-2 महीने में आपके पास अल्फाज के ज़खायर काफ़ी हो जाएंगे, जो कि आपको तर्जुमा करने में वहाँ मदद करेंगे। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि स्केयर्ड के माने होता है खौफज़दा। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा है गनी का मुतज़ाद क्या होगा। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि गनी का मुतज़ाद क्या होगा। दोस्तों अव्वलन तो हमें समझने की ज़रूरत है कि लफ्ज़ गनी होता क्या है। तो मैं बार बार कहता हूँ, जब कभी भी कोई सवाल आप हल कर रहे हैं तो उस सवाल के अंदर जो लफ्ज़ पूछा जा रहा है सबसे पहले उसको आप समझिए। जब तक आप गनी को नहीं समझेंगे तो मुतज़ाद को आप समझ के क्या करेंगे। मेन मकसद आपका है गनी को समझना और उसका अपोजिट वर्ड आपको निकालना। तो गनी समझने की ज़रूरत है। दोस्तों ये गनी जो है ये आपका अरबी का लफ्ज़ है और ये उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्योरिटी इसकी क्या है, इसकी वर्जिनिटी क्या है। वर्जिनिटी ये है कि ये अरबी का लफ्ज़ है। तो चूँकि अरबी का लफ्ज़ है तो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप उर्दू के परीक्षार्थी हैं तो उर्दू के साथ आपको पर्सियन, फ़ारसी और उर्दू, अरबी सबको, तीनों को लेकर चलना है। आपको तीनों ज़बानों से सवालात देखने को मिल सकते हैं उर्दू के सारे एग्ज़ाम्स में। तो गनी का मुतज़ाद क्या है, गनी का मुतज़ाद होगा दोस्त, शरीफ, फ़कीर, मुतवस्सित। ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, लेकिन गनी का जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, गनी का मुतज़ाद वो आपका होगा फ़कीर। क्या दोस्तों, गनी कहते हैं मालदार को। गनी किसे कहते हैं, मालदार को। और फ़कीर किसे कहते हैं, गरीब को। किसे कहते हैं, गरीब को। तो इसे कहते हैं गनी अमीर को कहते हैं, फ़कीर गरीब को कहते हैं। गनी किसे कहते हैं, रिच मैन। क्या दोस्तों, रिच मैन, RICHMAN, रिच मैन को हम गनी कहते हैं। और पुअर मैन को हम क्या बोलते हैं, पुअर मैन को फ़कीर या गरीब बोलते हैं। पुअर मैन, POORMAN, ये पुअर मैन जो होता है आपका, ये आपका फ़कीर या गरीब के माने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए ताकि आपके ऑप्शंस वहाँ देखने को मिले, उससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। मुतवस्सित क्या होता है दोस्तों, मुतवस्सित कहते हैं ना कि आई बिलोंग टू अ मिडिल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली। तो ये मुतवस्सित वही है। और दोस्त, फ्रेंड, शरीफ कह लीजिए, अच्छे के माने में इस्तेमाल होता है बहुत ही। तो सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 में ज़र का माना क्या है। एक लफ्ज़ है ज़र, इस पर आप गौर कीजिए, ज़र का माना क्या है। तो ज़रूरी है यहाँ पे कि आप पहले ज़र को समझें। जब तक ज़र नहीं समझेंगे आप आंख बंद करके कोई सा भी ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन आप ज़र को समझेंगे तो आप इसके ऑप्शंस में गौर व फिक्र करेंगे कि क्या इसके मौफिक आंसर होना चाहिए। ज़र के माने क्या होता है दोस्तों, आपके ऑप्शंस उसमें जो दिए गए, ए में सोना दिया गया, 2 में चांदी, 3 में हीरा, 4 में मोती। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जितने ऑप्शंस हैं, अव्वलन तो आपके ये सारे के सारे इसमें मादा है, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं मटेरियल नाउन। इसके भी कुछ क्वेश्चंस नीचे हैं, अभी उसे हम देखेंगे, वहाँ पे हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज़र का माना क्या होता है। ज़र का माना आपका होता है सोना। क्या दोस्तों, सोना। वो सोना नींद वाला सोना नहीं है, बल्कि आपका गोल्ड है। गोल्ड, ये गोल्ड वाला जो सोना होता है इसे कहते हैं ज़र, इसको बोलते हैं ज़र। ज़र को हम क्या बोलते हैं, सोना या फिर
इंग्लिश में इसको गोल्ड बोलते हैं। तो ये सवाल नंबर 6 का ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ गिल्ड इनटू उर्दू। एक लफ्ज़ है इंग्लिश का गिल्ड, इंग्लिश का लफ्ज़ है, वर्ड है गिल्ड, इसका उर्दू में तर्जमा क्या होगा आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस ए में मुलम्मा करना, 2 में ख़राब करना, 3 में बनाना, 4 में सोचना। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपने कॉपी में टिक कर लीजिए, मुलम्मा करना, ख़राब करना, बनाना, सोचना। तो दोस्तों गिल्ड का जो सही यहाँ पे ऑप्शन होगा वो आपका मुलम्मा करना। क्या दोस्तों, मुलम्मा करना, इसको कहते हैं मुलम्मा करना। और कहते हैं हिंदी में कहते हैं जैसे सोने का पानी चढ़ाना। मुलम्मा कैसे कहते हैं, किसी धातु पे सोने का पानी चढ़ा देना। तो गिल्ड कहते हैं, वैसे प्योर उर्दू में देखें इसको हम तो इसको मुलम्मा करना, और अगर आम फहम ज़बान में देखें तो सोने का पानी चढ़ाना, तो उसको मुलम्मा कहते हैं। तो 7 का ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, मुलम्मा करना। सवाल नंबर 8 देखते हैं, जोड़ा बनाना का अंग्रेजी तर्जमा क्या होगा। जोड़ा बनाना का अंग्रेजी तर्जमा क्या होगा, जोड़ा बनाना। तो जोड़ा बनाने का अंग्रेजी आपको क्या होगा ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस ए में कंटिन्यू, 2 में पेयर, 3 में रिलेशन, 4 में क्रिएट। तो आपको बताना है कि कौन सा इसका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, कंटिन्यू, पेयर, रिलेशन, क्रिएट। अगर आपको पता है तो अपने कॉपी में इसका आंसर टिक कर लीजिए। जोड़ा बनाने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो आपका होता है पेयर। क्या दोस्तों, पेयर होता है। बोलते हैं कि 2-2 का पेयर बना लो, 4-4 का पेयर बना लो, यानी 4-4 लोगों का एक ग्रुप बना लो। तो पेयर एक तरह जोड़ी बनाने के माने में इस्तेमाल होता है, ये आपका वर्ब इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आपका सवाल नंबर 8 का 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। जोड़ा बनाना का अंग्रेजी तर्जुमा होगा पेयर। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 में कहा जा रहा है रीडिंग स्किल का उर्दू तर्जमा क्या होगा। क्या दोस्तों, रीडिंग स्किल का उर्दू तर्जमा क्या होगा। आपके ऑप्शंस ए में जो है पढ़ने की महारत, 2 में सुनने की महारत, 3 में लिखने की महारत, 3 में लिखने की महारत। आपको अगर इसका आंसर पता है तो आंसर अपने कॉपी में टिक कर लीजिए। 1 में पढ़ने की महारत, 2 में सुनने की महारत, 3 में लिखने की महारत। तो दोस्तों हम इसके आंसर देखने से पहले देखते हैं इसको, 2 वर्ड को हम देखते हैं। चलिए, स्किल का माना अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, रीडिंग का माना आपको अगर पता है, रीडिंग के माने पढ़ना, तो हम देखेंगे कि इनमें से तमाम ऑप्शंस में से पढ़ने का लफ्ज़ कहीं पे मिलता है तो पढ़ने का लफ्ज़ आपका ऑप्शन पहले ही में मिल जाता है। तो चूँकि महारत सब में है तो स्किल के माने महारत ही हो जाएगा। तो लेकिन पढ़ने का लफ्ज़ हमको पता है कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं रीडिंग, और पढ़ने का जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो ऑप्शन 1 में मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन यही होगा कि पढ़ने की महारत। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पढ़ने की महारत को हम क्या बोलते हैं, रीडिंग स्किल। तो सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 का आपका हिंदी से थोड़ा हिंदी वर्ड से रिलेटेड है। कोड शब्द का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। कोड शब्द का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। दोस्तों कोड शब्द ये हिंदी का एक शब्द है कोड, इसका आपसे अंग्रेजी अनुवाद पूछा जा रहा है, अंग्रेजी मीनिंग पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शंस ए में राइट, 2 में कॉर्नर, 3 में लेफ़्ट, 4 में रोड। तो अगर आपको कोड का अंग्रेजी लफ्ज़ मालूम है तो इसका आंसर अपने कॉपी में आप टिक कर लीजिए। तो दोस्तों कोड का अंग्रेजी लफ्ज़ जो होता है वो होता है कॉर्नर। क्या होता है दोस्तों, कॉर्नर होता है। तो कॉर्नर आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। सपोज दैट एक हम यहाँ पे अगर स्क्वायर बना ले रहे हैं, साफ नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, फॉर एग्जांपल हम कर ले रहे हैं, तो इसमें कितने कोड हैं, ये आपका एक कोड ये हो जाएगा, एक कोड ये हो जाएगा, एक कोड ये हो जाएगा, एक कोड ये हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोड, इसको हम कोड बोलेंगे। तो ये चारों साइड का जो एरिया होगा इसका, चारों साइड का इसका जो एरिया होगा उसको हम बोलते हैं कोड। इसको 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 और ये बीच वाला ये जो है अगल बगल का एरिया, इसको हम बोलते हैं साइड। तो हम चूँकि हमें कोड बताना था तो ये कोना जो होता है जिसको गोशा के माने में भी इस्तेमाल किया जाता है उर्दू, आपका उर्दू में, तो कोने को क्या बोलते हैं, गोशा बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको कॉर्नर बोलते हैं, हिंदी में कोड बोलते हैं। तो गोशा इसको बोलते हैं किसमें, उर्दू में गोशा।
तो इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए कि कोड को उर्दू में क्या बोलते हैं। कोड को उर्दू में गोशा बोलते हैं, इंग्लिश में कॉर्नर बोलते हैं, या फिर एंगल बोलते हैं, इंग्लिश में एंगल भी बोलते हैं। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11, मोती का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा। मोती का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा आपको बताना है। एक लफ्ज़ उर्दू का है मोती। मोती एक मैं क्लू दे दे रहा हूँ कि लेटर में ये यूज़ किया जाता है, लेटर के लास्ट में इसे यूज़ किया जाता है। अब आपके पास सेंस होना चाहिए कि वहाँ पे जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो किस माने में होता है। आपके ऑप्शंस ए में ओबीडियंट, दो में डिस्कनेक्ट, 3 में स्टूडेंट, 4 में फ्रेंड। तो आपको जो क्लू दिया गया है, इशारा किया गया, उसकी जानिब अगर आपका जहन जा रहा है तो आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। और अगर पता है तो इसको अपने कॉपी में इसे टिक कर लीजिए। मोती का अंग्रेज़ी तर्जमा आपका होता है ओबीडियंट। क्या होता है दोस्तों? ओबीडियंट। ओबीडियंट मीन्स फर्मा बरदार। क्या होता है? ओबीडियंट, फर्मा बरदार। इसको बोलते हैं आपका उर्दू में फर्मा बरदार। तो फर्मा बरदार हम इसको उर्दू में बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं मोती, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं ओबीडियंट। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन फर्स्ट जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 12 देखते हैं, डू वर्क ऑन टाइम इनटू उर्दू। क्या मतलब? ये डू वर्क ऑन टाइम को उर्दू ट्रांसलेशन क्या होगा इसका आपको बताना है कि डू वर्क ऑन टाइम का उर्दू ट्रांसलेशन क्या होगा। आपके ऑप्शन ए में काम हो गया, 2 काम का वक्त, 3 काम वक्त पर करो, 4 काम गलत है। तो अगर आपको डू वर्क ऑन टाइम का तर्जमा उर्दू में पता है तो इसका आंसर आप टिक कर लीजिए। तो दोस्तों डू वर्क ऑन टाइम का जो सही तर्जमा होगा काम वक्त पर करो। क्या दोस्तों? काम वक्त पर करो। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डू आपका यहाँ वर्ब हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे वर्क जो है नाउन भी इस्तेमाल होता है और वर्ब भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्क आपका इस्तेमाल हो रहा है एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे वर्ब के माने में ना लेकर के इसको हम नाउन के माने में ले लेंगे। तो डू वर्क ऑन टाइम काम वक्त पर करो, ये इसका बिल्कुल सही तर्जमा हो जाएगा। इस तरह छोटे छोटे जुमले आपको वहाँ पे ट्रांसलेट करने के लिए मिल सकता है, या फिर पैसेज के अंदर इस तरह के जुमले आप अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ इजीली आप ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 का पूर्व का उर्दू अनुवाद क्या होगा। पूर्व का उर्दू अनुवाद क्या होगा। पूर्व एक लफ्ज़ हिंदी का, इसका उर्दू तर्जमा क्या होगा आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस ए में साबिक़ा, 2 में बादहू, 3 में मुकम्मल, 4 में अधूरा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका आंसर आप अपने कॉपी में टिक कर लीजिए कि पूर्व का उर्दू अनुवाद क्या होगा। तो पूर्व का दोस्तों उर्दू अनुवाद जो होता है वो होता है साबिक़ा। क्या होता है? साबिक़ा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि पूर्व का उर्दू अनुवाद होगा साबिक़ा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीवियस। क्या दोस्तों? प्रीवियस, PREVIOUS, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रीवियस, और आपका उर्दू में साबिक़ा और हिंदी में पूर्व। तो इन तीनों अल्फाज को आप जहन नशीन कर लीजिए। आप इन अगर अल्फाज को नोट करते जाएंगे तो एक दिन आपको लगेगा कि आपके पास अल्फाज के ज़खायर हो गए हैं, और आपको अल्फाज वहाँ कम नहीं पड़ेंगे एक ज़बान से दूसरे ज़बान में तर्जमा करने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन होगा वहाँ पे। उन्हीं तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये सीरीज़ मैं चला रहा हूँ। अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तो ज़रूर आपको इसका फ़ायदा दिखेगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 14 नंबर देखते हैं, व्हाट इज़ द मीन ऑफ डिस्क्रिप्शन इनटू हिंदी। एक लफ्ज़ है डिस्क्रिप्शन। लफ्ज़ डिस्क्रिप्शन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये लफ्ज़ जो डिस्क्रिप्शन है इसका माना क्या होगा हिंदी में। डिस्क्रिप्शन लफ्ज़ का माना आपको हिंदी में बताना है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ डिस्क्रिप्शन इनटू हिंदी। लफ्ज़ डिस्क्रिप्शन का हिंदी अनुवाद क्या होगा आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन ए में विवरण, 2 में विभाग, 4 में आय, 5 में संख्या। तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप अपने कॉपी में टिक कर लीजिए कि डिस्क्रिप्शन का आपको हिंदी अनुवाद क्या होता है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन का हिंदी अनुवाद जो होगा वो आपका होगा विवरण। क्या? विवरण। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं उर्दू में खुलासा के माना में भी ये इस्तेमाल होता है। खुलासा के माना में या राय मशवरा के माने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है।
तो डिस्क्रिप्शन आपका हो जाएगा इंग्लिश, विवरण हिंदी, खुलासा ये आपका उर्दू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15 में क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 15 में कहा जा रहा है चयनित का उर्दू अनुवाद क्या होगा। चयनित ये आपका हिंदी का एक लफ्ज़ है, हिंदी का एक शब्द है, इसका उर्दू अनुवाद क्या होगा, तर्जमा क्या होगा। ए में इसका ऑप्शन जो है मुंतखब, 2 में शुरुआत, 3 में ख़ात्मा, 4 में निचोड़। अगर पता है इसका आंसर तो अपने कॉपी में टिक कर लीजिए, मुंतखब, शुरुआत, ख़ात्मा, निचोड़। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 का ये जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा मुंतखब। क्या दोस्तों? ये आपका हो जाएगा मुंतखब। मुंतखब इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलेक्टेड। सेलेक्टेड, SELECTED, सेलेक्टेड कहते हैं हम इसको इंग्लिश में, हिंदी में चयनित और उर्दू में मुंतखब। इस तरह की मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस ला रहा हूँ, तो ये एकदम चयनित और सिलेक्टेड मीन्स कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट के माने में भी इस्तेमाल होता है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सारे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 16 देखते हैं। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 में कहा जा रहा है एजुकेशन फॉर ऑल मोमेंट्स। एजुकेशन फॉर ऑल मोमेंट्स, एजुकेशन फॉर ऑल मोमेंट्स यह एक तरह का मोमेंट है। हिंदी तर्जमा क्या होगा, इस मोमेंट का हिंदी तर्जमा क्या होगा आपको बताना। बहुत ही मशहूर है और ये तालीम को फ़रोग़ देने का बहुत ही अच्छा एक मोमेंट है, कैंपेन कह सकते हैं। इसका उर्दू और हिंदी क्या होता है इसको हम समझेंगे यहाँ पे। तो आपके ऑप्शन ए में जो दिया है सर्व शिक्षा अभियान, 2 में है शिक्षा नियोजित अभियान। आपको बताना है एजुकेशन फॉर ऑल मोमेंट्स इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद जो होगा आपका सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान ये आपका बिल्कुल इसका सही हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि सर्व शिक्षा अभियान को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन फॉर ऑल मोमेंट्स। इसे तो आप जहन नशीन कर ही लीजिए। ये आपको देखने को मिल सकता है कि इसी को हो सकता है कि तालीम के हवाले से कोई पैसेज बनाया जाए, उसमें एजुकेशन फॉर ऑल करा दिया जाए, या फिर एजुकेशन फॉर ऑल के हवाले से आपका कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अल्फाज जो हैं या फिर आर्टिकल्स हैं उसे भी आप एज इट इज़ उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में देख लीजिए। हो सकता है कि आपसे आर्टिकल का तर्जमा करा लिया जाए किसी ज़बान में, तो अगर आप देखे रहेंगे तो एज इट इज़ करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो सवाल नंबर 16 का एक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसको उर्दू में भी सर्व शिक्षा अभियान ही लिखा जाता है। उर्दू रस्म ख़त में भी आपको वही लिखने देखने को मिलता है, तालीम हर एक के लिए तहरीक। इसका अगर तर्जुमा हम करेंगे तालीम हर एक के लिए तहरीक ये होगा, लेकिन नहीं, सर्व शिक्षा अभियान उर्दू में भी इसको लिखा जाता है। तो सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द मीन ऑफ एक्सचेंज इनटू हिंदी। एक लफ्ज़ एक्सचेंज, एक होता है चेंज। एक्सचेंज, चेंज, तो इस दोनों को भी हम समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे एक्सचेंज देख लेते हैं कि एक्सचेंज का माना हिंदी में क्या होता है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ एक्सचेंज इनटू हिंदी। आपके ऑप्शन ए में है आदान प्रदान करना, 2 में काम बिगाड़ना, 3 में समय नष्ट करना। तो अगर इसका आपको आंसर पता है कि एक्सचेंज का हिंदी अनुवाद क्या होगा तो अपने कॉपी में आप टिक कर लीजिए। तो दोस्तों एक्सचेंज का हिंदी अनुवाद जो होता है वो आपका होता है आदान प्रदान करना। क्या दोस्तों? आदान प्रदान करना, लेन देन करना, तबादला जिसको कहते हैं तबादला करना, तबादला करना, यानी एक चीज़ लेना तो एक चीज़ देना, एक चीज़ लेना एक चीज़ देना, उसे कहते हैं तबादला करना या फिर आदान प्रदान करना। किसी चीज़ को लेना, किसी चीज़ के मुकाबिल कोई चीज़ लेना या फिर दे देना। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो सवाल नंबर 17 का ए बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सवाल नंबर 18 देखते हैं मक्तल क्या है।
मक्तल क्या है, ये उर्दू का एक लफ्ज़ है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि मक्तल क्या है, तो आपके ऑप्शंस ए में इसमें ख़ास, 2 में इसमें आम, 3 में इसमें ज़र्फ़, 4 में मस्दर। इसमें ख़ास, इसमें आम, इसमें ज़र्फ़ और मस्दर। तो मक्तल क्या है आपको बताना है। तो दोस्तों पहले हमको मक्तल समझने की ज़रूरत है। अगर आप मक्तल समझ जाएंगे उसके बाद आप कवायद के हवाले से समझेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो मक्तल किसे कहते हैं दोस्तों? मक्तल के माने होता है बैटल ग्राउंड। क्या दोस्तों? बैटल ग्राउंड इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं बैटल ग्राउंड, BATTLE बैटल, GROUND। तो बैटल ग्राउंड की स्पेलिंग आप सुन लीजिए, BATTLE बैटल, GROUND। बैटल ग्राउंड के माने होता है मक्तल, और इसको हिंदी में आपका बोलते हैं युद्ध भूमि। क्या दोस्तों? युद्ध भूमि इसको हिंदी में बोला जाता है। तो मक्तल, बैटल ग्राउंड, युद्ध भूमि, आप तीनों को जहन नशीन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ अगर देखने को मिले तो आसानी हो। युद्ध भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध भूमि, मक्तल, बैटल ग्राउंड। तो चूंकि इसमें ज़र्फ़ इसका सही ऑप्शन होगा। क्या होगा? इसमें ज़र्फ़। मक्तल भूमि कह सकते हैं बैटल ग्राउंड, या मैदान जंग भी बोलते हैं इसको। उर्दू में मैदान जंग भी बोला जाता है। आम उर्दू ज़बान में मैदान जंग या फिर मक्तल कहते हैं, जहाँ पे जंग हो उसे हम बोलते हैं। तो मैदान जंग, मक्तल, बैटल ग्राउंड, युद्ध भूमि, इन अल्फाज को आप जहन नशीन कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 में क्या पूछा जा रहा है? मज़कूरा अल्फाज में से इसमें मादा की मिसाल क्या है? मज़कूरा अल्फाज में से इसमें मादा की मिसाल क्या है, यानी मज़कूरा अल्फाज में से इसमें मादा कौन है, ये आपको बताना है। इसमें मादा हमें समझने की ज़रूरत है कि इसमें मादा क्या होता है। उससे पहले ऑप्शन हम देख लेंगे कि ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। ए में पढ़ना, 2 में लिखना, 3 में चांदी और 4 में लखनऊ। पढ़ना, लिखना, चांदी, लखनऊ। तो आपको बताना है कि इसमें मादा इसमें कौन सा है। तो दोस्तों इसमें मादा को इंग्लिश में कहते हैं मैटेरियल नाउन। किसे क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन। इसे भी आप नोट कर लीजिए, मैटेरियल नाउन, NOUN। तो मैटेरियल नाउन इसको आपका इंग्लिश में बोला जाता है, और उर्दू में इसमें मादा। तो चूँकि जो कि एक मादे से ताल्लुक़ रखे उसके लिए हम मैटेरियल नाउन, जैसे सोना, चांदी, पत्थर, पहाड़, ईंट, ये सारे के सारे आपके इसमें मादा है, मैटेरियल नाउन है, जिसको कहते हैं हम सॉलिड फॉर्म भी कह सकते हैं। इसमें मादा को हम सॉलिड फॉर्म में जो होता है उसे हम कहते हैं सॉलिड फॉर्म। आइटम्स को हम कहते हैं सॉलिड फॉर्म, FORM। सॉलिड फॉर्म आइटम्स को हम कहते हैं। तो सॉलिड फॉर्म जो आइटम होता है उसे हम इसमें मादा कहते हैं। मिसालें वही जो भी मैं दिया हूँ, सोना, चांदी और पत्थर, हीरा, मोती, डायमंड्स, ये सारे आपके आ जाएंगे इसमें मादा में, मैटेरियल नाउन्स में आ जाएंगे ये सारे के सारे आपके। तो इसमें मादा आपका जो होगा यहाँ पे वो चांदी हो जाएगा। क्या? ये चांदी आपका हो जाएगा, या सोना, गोल्ड जो होता है वो भी आपका इसमें मादा में आ जाएगा। सवाल नंबर 20 देखते हैं, जो आज का आखिरी होगा। तो दोस्तों अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। काफ़ी लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन चलता रहता है, वहाँ आप जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और उर्दू के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपको मैं वहाँ प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़िए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आज का क्वेश्चन नंबर 20 जो है कह रहा है कि उर्दू के नंबर के हवाले से ये कुछ नंबर हैं, उर्दू अदद हैं ये, जो कि पूछा जा रहा है का अंग्रेज़ी अदद क्या होगा। इस उर्दू अदद का अंग्रेज़ी अदद क्या होगा। अगर इस उर्दू अदद को आप समझेंगे, मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं और एग्जांपल्स भी करा दिया हूं, चूँकि ये काफ़ी नहीं है। इट्स नॉट इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ़ उर्दू। ये आपके लिए काफ़ी नहीं कि आप उर्दू के जो नंबर्स हैं उन्हें आप इसे समझ जाएं, बस एक तरह का इंडिकेशन है, या फिर इसको कहते हैं रिमाइंडिंग है। मैं आपको याद दिला रहा हूँ बार बार कि आपको नंबर्स को भी देख के जाना है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, रोमन नंबर्स को भी देख के जाना है। तो ये क्या है, छोटा सा टेस्ट है इसके हवाले से
ये नंबर का क्या होगा आपका इंग्लिश, तो आपका ऑप्शन 351, 431 और 536 और 4 में है 635। तो चूंकि पहले ये समझने की ज़रूरत है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उर्दू के नंबर्स को समझ लीजिए। तो ये आपका है 536। जब ऐसे आप समझ गए हैं 5, 3, 6, 536 और 536 आपका किस में है, ऑप्शन 3 में, तो आपका ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी उर्दू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उर्दू के हवाले से मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप सारी वीडियोस को देख के अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। और जाते जाते ये बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्या यह सेशन या सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।